नमस्कार। आज हम ना एक प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता में गहराई से उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे अपस्मार को। जैसे आप कह सकते हैं आज की भाषा में मिर्गी या एपिलेप्सी कहा जाता है। लेकिन देखिए, ये सिर्फ एक बीमारी का विश्लेषण नहीं होने वाला, बल्कि ये मन, शरीर और चेतना के बीच जो गहरे संबंध हैं, उनको समझने का एक बहुत ही पुराना और सच कहूं तो बड़ा दिलचस्प नजरिया है। तो हम अपने बात को 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि इस प्राचीन ग्रंथ में दौरे को असल में कहा क्या गया है। फिर इसके पीछे के मन और शरीर से जुड़े कारणों को जानेंगे। उसके बाद अपस्मार के जो 4 अलग-अलग प्रकार बताए गए हैं, उन पर नजर डालेंगे और आखिर में रोगों के आपसी संबंध की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी पर बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले इस विषय की गहराई में उतरते हैं। देखिए, चरक संहिता के लिए अपस्मार का मतलब सिर्फ शरीर में झटके आना या कांपना नहीं था। नहीं, इससे उससे कहीं ज्यादा गहरी और एक जटिल अवस्था माना जाता था। जरा इस परिभाषा पर गौर कीजिए, कितनी पोएटिक और डिस्क्रिप्टिव है ना। अस्थायी रूप से अंधकार में प्रवेश। सोचिए, ये कोई सूखी सी क्लिनिकल परिभाषा नहीं है। नहीं, ये उस पूरे अनुभव का, उस एहसास का निचोड़ है जिसमें चेतना बस कुछ पलों के लिए खो जाती है और इंसान की याददाश्त, उसकी समझ सब पर जैसे एक पर्दा सा पड़ जाता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि अपस्मार को सिर्फ एक फिजिकल इवेंट नहीं माना गया, बल्कि ये जो 3 मेन मेंटल फैकल्टीज हैं, स्मृति, बुद्धि और सत्व यानी चेतना, उनका एक गहरा लेकिन टेम्परेरी डिसरप्शन माना गया था। ये हमारी याददाश्त, हमारी समझ और हमारी चेतना पर ही एक तरह का हमला था। ये नजरिया आज के मेडिकल साइंस से कहीं ज्यादा हॉलिस्टिक है, जो अक्सर सिर्फ दिमाग की न्यूरोलॉजी पर ही फोकस करती है। अच्छा, अब दूसरे हिस्से पर आते हैं और ये देखते हैं कि इस ग्रंथ के हिसाब से अपस्मार के कारण क्या थे। और यहीं पर हमें आयुर्वेद का वो समग्र दृष्टिकोण साफ साफ दिखाई देता है, जहाँ कोई भी चीज़ आइसोलेशन में नहीं होती। इस स्लाइड में सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? वो ये है कि अपस्मार के लिए किसी एक कारण को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। ये एक मल्टीफैक्टरल चीज थी। मतलब हमारी मानसिक स्थिति, यानी रजस जो जुनून और एक्टिविटी का प्रतीक है, और तमस जो आलस और अंधेरे का प्रतीक है, इनका असर, साथ ही शरीर में दोषों का बिगड़ जाना, हमारा खान पान कैसा है और हमारी फिजिकल एक्टिविटीज, इन सब का मिला जुला नतीजा था अपस्मार। तो चरक संहिता के मुताबिक इसका मेन मैकेनिज्म क्या था? वो ये था कि शरीर के जो असंतुलित दोष हैं, वो हृदय और हमारी इंद्रियों के रास्ते में रुकावट पैदा कर देते थे। और हाँ, उस समय हृदय को ही चेतना का, कॉन्शियसनेस का मुख्य केंद्र माना जाता था। तो जाहिर है, जब इन रास्तों में रुकावट आएगी तो चेतना में भी बाधा आएगी। और इस रुकावट को शुरू करने वाला ट्रिगर क्या था? हमारी तीव्र भावनाएं। ये चार्ट दिखाता है कि कैसे गुस्सा, डर, लालच और दुख जैसी शक्तिशाली भावनाएं सीधे सीधे एक दौरे को शुरू कर सकती थीं। क्यों? क्योंकि वे अचानक से पूरे सिस्टम पर हावी हो जाती थीं। ये मन और शरीर के डायरेक्ट कनेक्शन को बिल्कुल साफ दिखाता है। चलिए, अब ये देखते हैं कि उस जमाने के वैद्य इस बीमारी के अलग-अलग रूपों को क्लासिफाई और डायग्नोस कैसे करते थे। सच में ये उनके जबरदस्त क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन को दिखाता है। तो डायग्नोसिस का जो आधार था वो थी दोष की थ्योरी। इसके हिसाब से हर इंसान में वात, जो मूवमेंट का प्रतीक है, पित्त, जो मेटाबॉलिज्म का प्रतीक है, और कफ, जो स्ट्रक्चर का प्रतीक है, का एक यूनिक बैलेंस होता है। और जब इनमें से कोई एक दोष बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो अपस्मार के खास तरह के लक्षणों को पैदा करता है। अब ये जो टेबल है, ये साफ साफ दिखाता है कि उनका डायग्नोसिस कितना बारीक था, कितना डिटेल्ड था। वो लोग सिर्फ ये नहीं देखते थे कि दौरा कितनी बार पड़ रहा है या मरीज कितनी देर में ठीक हो रहा है। नहीं, बल्कि वो त्वचा का रंग कैसा हो गया, शरीर कैसे हिल डुल रहा है, और तो और मरीज को दौरे के दौरान दिखाई क्या दे रहा है। इन सारी चीजों को जोड़कर, उनका विश्लेषण करके वो इस नतीजे पर पहुंचते थे कि भाई कौन सा दोष बढ़ा हुआ है। कमाल है ना। और हाँ, एक चौथा प्रकार भी था, सन्निपात। इसमें तीनों के तीनों दोष एक साथ बिगड़ जाते थे और इस कंडीशन को ग्रंथ के अनुसार असाध्य यानी कि लाइलाज माना जाता था। तो अब अपने आखिरी हिस्से में हम एक ज़्यादा बड़ी फिलॉसॉफिकल कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे, जो ये बताती है कि बीमारियां असल में एक दूसरे से कैसे जुड़ी होती हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल विचार है।
ये शरीर को एक मशीन की तरह नहीं देखता कि भाई एक पुर्जा टूट गया और उसे ठीक कर दिया, नहीं, बल्कि ये शरीर को एक इकोसिस्टम की तरह देखता है। जहां एक जगह असंतुलन हुआ तो वो दूसरी जगह असंतुलन को जन्म दे सकता है। ग्रंथ में इसके उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे कि एक सामान्य बुखार अगर उसे ठीक से मैनेज न किया जाए तो वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर को जन्म दे सकता है, और फिर ये आगे चलकर शरीर के क्षय या कह लीजिए कि कमजोरी का कारण बन सकता है। मतलब एक समस्या दूसरी को जन्म दे रही है। यही चीज एक और सरल उदाहरण में भी देखी जा सकती है, जैसे सामान्य सर्दी जुकाम। अगर उसे नजरअंदाज किया जाए तो वो खांसी में बदल सकता है, और एक पुरानी खांसी धीरे धीरे शरीर को कमजोर कर सकती है, जिसे यहाँ क्षय कहा गया है। ये दिखाता है कि कैसे छोटी छोटी चीजें भी बड़ी समस्याओं की जड़ बन सकती हैं। तो इस पूरे सेक्शन का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ किसी एक बीमारी का न होना नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम का आपस में तालमेल में होना है। शरीर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जाल है और असली स्वास्थ्य के लिए पूरे सिस्टम में बैलेंस की जरूरत होती है। और हम इसी एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जरा सोचिए, ये जो प्राचीन और इतना इंटीग्रेटेड नजरिया है, जहां हमारा मन, हमारी भावनाएं, हमारा खान पान और बीमारियां सब एक दूसरे से जुड़े हैं, ये हमारे आज के मेडिकल सिस्टम, जिसमें अक्सर हर अंग के लिए एक अलग स्पेशलिस्ट होता है, उसे कैसे चुनौती दे सकता है, या शायद उसे और बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।